मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले बाबू आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम आपको पढ़ाए थे तुर्की का विघटन। सेवर्स की संधि के तहत तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था। मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था सेवर्स की संधि के तहत। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं बाबू। टोमेटो। हाँ, अब बाबू आपको हम याद है, हम आपको पढ़ाए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। इसमें हमने आपको बताया था कि दो गुट में बटे थे। एक था मित्र राष्ट्र, क्या नाम था? मित्र राष्ट्र। ये सब आपस में दोस्त थे सब, और एलाइज ग्रुप बनाए गए थे, एलाइज फोर्सेस। एलाइज फोर्सेस बनाई गई थी। इस एलाइज ग्रुप में कौन कौन था तो हम आपको पहले बताए थे बाबू। ब्रिटेन रहा जब भी, तो उसके साथ फ्रांस जरूर आएगा। ब्रिटेन था, फ्रांस था, साथ में इसके रसिया भी था, जापान भी था, जर्मनी और यूएसए भी था। और इटली क्या हुआ था ना, ध्यान से समझिएगा। इटली जो था यहाँ अधूरी राष्ट्रों में कौन था भैया? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, इसको कहेंगे एक्सियल। धुरी राष्ट्र को क्या कहेंगे? एक्सियल कहेंगे। एक्सियल में कौन कौन सा था? इटली था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और हंगरी था। ऑस्ट्रिया था और हंगरी था। अब बाबू समझो ध्यान से, पिंटू कुमार बाबू, इलेक्शन रिजल्ट पे चर्चा बाद में कीजिएगा, आप लोग पहले इसको समझिए। आपकी बहन का क्या हाल है, बहन से मुलाकात करेंगे, पहले आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। सरकार किसकी? देखो बाबू, किसी की भी हो सरकार, अभी मेजॉरिटी से अब नहीं बन पाएगी, कोलिजन से सरकार बनेगी, और इसमें बिहार की भूमिका बहुत बड़ी होगी। और जय हो हमारे नीतीश कुमार जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यही मौका है नीतीश कुमार जी को लिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए, या फिर बिहार में 10-15 को एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी हेन सब खोल ले लोग यहाँ पर। अब पहले हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। यही है बिहार में। यहाँ पे नहीं समझ में आया? नहीं तो बिहार को कोई प्रधानमंत्री कुछ खास काम करके दिए नहीं है, चाहे मनमोहन सिंह हो, 10 साल वो रहे और 10 साल मोदी जी भी रहे। यही मौका है, इसी में काम करा लिया जाए कि भाई बाढ़ का पैकेज आप लाइए, और कम से कम 5 गो एक्सप्रेसवे दे दीजिए, 5 गो दे दीजिए। हाँ, चलो पहले इस पे चल। सिस्टर का क्या होगा? मेरी बहन को कुछ भी कर दीजिए तो क्या हो गया यहाँ पे? आपको क्या लगता है? किसी को मतलब आपको क्या लग रहा है कि घोड़ा के सर पे ताज रख दीजिए तो जंगल का राजा हो जाएगा क्या? आपकी बहन का क्या होगा? बहन मेरी कुछ नहीं होगा उसके, उसी तरह कहेगी। अब मैं कहूंगी कि भारत के लोग दाहिने से चले, मेरे को मन कर रहा है दाहिने से चलने का, बाएं से अब कोई नहीं चलेगा। अब चलो ध्यान से देखो यहाँ पे। प्रणाम सर जी, हाँ एकदम। चलो चांदनी बिंद, अब बबनी, चलो अब पढ़ाई करते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान से समझो, सर बहन आपसे मिलने आएगी तो मिलेगी तो क्या बोलेंगे भाई? बकलोल लोग शिक्षकों से दूर रहते हैं, वो भागते रहेंगे लोग। बकलोल लोग शिक्षक लोगों से दूर रहेंगे। अच्छा देखो कैसे इटली का मोए मोए हुआ था। इधर देखो सब लोग ध्यान से, मोए मोए करते हैं लोग, मोए मोए। इटली को ये मित्र राष्ट्रों ने कहा, मित्र राष्ट्रों ने कहा, ए इटली, ए इटली। मित्र राष्ट्रों ने इटली को क्या कहा? ए इटली। तो कहा बोलो ए इटली, तो कहा बोलो, कहा कि तुम हमारे ओर आ जाओ, इसको छोड़ के हम लोग की ओर आ जाओ। तो कहा कि कौन सी मूल? तो कहा कि जब हम लोग ना युद्ध खत्म होगा ना, जहां जहां कब्जा करेंगे तुमको भी देंगे, और नहीं तो क्या कि अगर हम लोग ना तुर्की का विभाजन करेंगे ना तो तुमको भी कुछ हिस्सा देंगे। तो ये देखिए ना, है इटलिया, ये इटली धुरी राष्ट्रों को छोड़कर किस में चला गया? मित्र राष्ट्रों में चला गया। और जब मित्र राष्ट्र जब जीते, तो मित्र राष्ट्र जब जीते तो जर्मनी पे, मित्र राष्ट्र जब जीते तो तुर्की का विभाजन किए तो इटली को कुछ नहीं दिए, इटली को पैसा भी नहीं दिए। इटली का मोए मोए हो गया। इटली का क्या हो गया? मोए मोए हो गया। बताइए,
इटली का क्या हो गया, मोए मोए। तो क्वेश्चन पूछेगा, वह देश जो प्रथम विश्व युद्ध में शुरुआत में तो धुरी राष्ट्रों में था, लेकिन धोखा देके कहां चला गया, मित्र राष्ट्रों में चला गया। आगे बढ़े, बताइए। इसका तो मोए मोए हो गया, इटली का क्या हो गया, मोए मोए। जा साउंड बढ़ा दीजिए, अरे लो साउंड बढ़ा दिए। अब देखो, इटली का तो बेचारा मोए मोए हो गया, इटली घुसिया गया। और जर्मनी पर कितना बुरा कानून लगाया गया था, जर्मनी पर थोप दिया गया था कि युद्ध में, देखिए ये तो इटली का मोए मोए हो गया। अब चूंकि जर्मनी जो था ये तो इधर चला गया, क्योंकि जर्मनी मनबड़ भी ज्यादा था। जर्मनी ने यूएसए ब्रिटेन पे हमला कर दिया था, फ्रांस पे किया था, रसिया पे कर दिया था, और साथ ही साथ किस पे कर दिया था, यूएसए पे भी हमला कर दिया था। इसलिए जर्मनी पर इन सारे देशों ने, अरे इटली पे लगा दी दे तेरी का, हम भी काम है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, देख रहे हो। तुम लोग को इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह बहन का मेरा मत, दीदी का याद मत दिलाया करो मेरी बहन का। देखे मेरा दिमाग काम कर रहा था, नहीं, उसको दिमाग से हटाओ तब काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ब्रिटेन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया रूस, ये हो गया अमेरिका। अब ये जर्मनी ने चारों ओर से हमला कर दिया, इसलिए सारे देशों ने मिलकर जर्मनी पे क्या कर दिया, वर्साई की संधि कर दिया। 1919 की वर्साई की संधि, कौन सी संधि, वर्साई की संधि। और यह वर्साई की संधि में कहा गया कि जितना खर्चा आया है पैसा का, वो ब्रिटेन को पैसा जर्मनी देगा, फ्रांस को पैसा जर्मनी देगा, रूस को पैसा जर्मनी देगा, यूएसए को पैसा जर्मनी देगा। तो जर्मनी पर बहुत ही ज्यादा पैसे के कर्ज लगा दिया गया। जर्मनी कैसे चुकाता इस पैसे को, जर्मनी में महंगाई आ गई, जर्मनी के लोग कहीं मुंह नहीं दिखाने लायक रहे। कहा गया जर्मनी वायुसेना नहीं रखेगा, नौसेना नहीं रखेगा, पनडुब्बी नहीं रखेगा, थल सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं रखेगा। सारा खराब कानून बोरी किसमें, वर्साई की संधि में जर्मनी पे थोप दिया गया। और इटली बेचारा गए थे, ये गए थे कहाँ पे, मित्र राष्ट्र में। इनका हो गया मोए मोए, इनका हो गया मोए मोए हो गया। अब हम समझते हैं इटली में होने वाला फांसीवाद, इटली में होने वाला फांसीवाद, इटली में होने वाला फांसीवाद। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है यार, तुम लोग ना क्वेश्चन पूछा करो, नहीं तो हम कमेंट में पढ़ें ही क्यों। जापान तो जर्मनी की ओर था, श्याम सुंदर जापान जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। आगे बढ़े बाबू, अब पहले टॉपिक समझ जाओ, उसके बाद क्या कर रही है, ऊपर करो तो। हिमांशु कुमार मिलना जरूरी है तो फिर कि इतना आराम से नौकरी लेके आइए तब मिलिएगा, इतना ऐसे कैसे मिलते रहिएगा। नीचे नीचे थोड़ा सा बस। आगे बढ़े। सर आपकी दीदी तो सांसद हो गई, जितना एरिया की सांसद है ना, जितना जनसंख्या उनको सांसद बनाया होगा उतना को हम पढ़ा के भेज दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जितना एरिया में सांसद ही कितना चुनाव होता है, 10 लाख लोग वोट डालते होंगे, उससे ज्यादा लोगों को हम पढ़ा के घर भेज दिए। समझ में आ गया मेरे, और अब ध्यान से समझिए। फांसीवाद अब हम लोग को देखना है, क्या देखना है, फांसीवाद। इटली के लोग उब गए थे इस दगाबाजी से, दगाबाज रे मित्र राष्ट्र दगाबाज रे। तो इटली में गाना बज रहा था दगाबाज रे, और जर्मनी में तो बेचारे लोग एकदम जीना हराम हो गया था। तो इटली में जन्म लेता है फांसीवाद, इटली में जन्म लेता है फांसीवाद, और जर्मनी में जन्म लेता है नाजीवाद।
क्या जन्म लेता है? नाजीवाद। नाजीवाद जन्म लेता है। तो फांसीवाद जन्म लेता है और नाजीवाद जन्म लेता है। तो अब हम लोग को पढ़ना है इटली का फांसीवाद। इटली का फांसीवाद, चलिए। आगे बढ़े बाबू, चलिए फांसीवाद देखते हैं। ये क्या क्या लिख दिया फांसीवाद में, चलो हम यहाँ देखते हैं। फांसीवाद का जनक जो कहा जाता है, फांसीवाद, फांसीवाद, फांसीवाद जो है इटली के फासिज्म से उपजा है। डोमिटो नहीं जी, बेनिटो मुसोलिनी। तबस्सुम खान डोमिटो मुसोलिनी नहीं होता, बेनिटो मुसोलिनी होता है। चलो अब ध्यान से समझो इधर। फांसीवाद का जन्म हुआ है इटली के भाषा, इटालियन भाषा के फासिज्म से, जिसका अर्थ होता है कि एक उग्र राष्ट्र, उग्र राष्ट्र, उग्र राष्ट्र को हम क्या कहते हैं? फांसीवाद। उग्र राष्ट्रवाद को फांसीवाद कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, महंगाई भाड़ में जाए, बेरोजगारी भाड़ में जाए, राष्ट्र है, भारत महान है, विश्व गुरु है। आप देख रहे हैं भारत में फासिज्म की थोड़ी थोड़ी छवि आपको दिख रही होगी। फासिज्म की होती है कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, और राष्ट्रवाद भी कैसा? उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद, हम क्या करेंगे ये लेके, हम क्या करेंगे वो लेके, यही सब किस में आ जाता है? फांसीवाद में आ जाता है। तो फांसीवाद सब इटालियन मूल का शब्द होता है, जिसे बेनिटो मुसोलिनी ने यूज किया था। और ये जो होता है आंदोलन के लिए, ये कैसा राष्ट्रवाद है? पहला तो फांसीवाद एक कट्टर है, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद है, और ये राजतंत्र के विरुद्ध एक तानाशाही की ओर दिखाता है, एक तानाशाही की ओर दिखाता है। समझ आ गया कि नहीं गया? तो बेनिटो मुसोलिनी भी यही कहता था, पहले राष्ट्र होना चाहिए, महंगाई अलग बात है, हम कम खाएंगे 2 टाइम, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। जो राष्ट्र के खिलाफ बोले, उग्र राष्ट्रवाद, ये देशद्रोही है, जेल में डाल दो, गोली मार दो, फांसी दे दो। तो बेनिटो मुसोलिनी सब बहुत किया था फांसीवाद में। आपको ये झलक आपको कभी कभी भारत में भी दिखने को मिलता होगा, जिसे उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। फांसीवाद का अर्थ ये नहीं होता किसी को फांसी चढ़ा दो। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, पहली बार जब फांसीवाद का शब्द चढ़े, हम क्या राजा था सोच रहा, तो नहीं बेनिटो मुसोलिनी सोच रहा खुले हम कर रहा है फांसीवाद, हमको लगा कि पकड़ पकड़ फांसी देता था यहाँ पे। तो फांसीवाद एक विचारधारा है। फांसीवाद क्या है? एक विचारधारा है। भारत में भी देखिएगा बहुत सारे लोग फांसीवादी विचारधारा के होते हैं, और बहुत सारे लोग लिबरल विचारधारा के होते हैं, कि कहते हैं कि भाई सब चीज होना चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी, आपस में मिलजुल के भी रहना चाहिए, राष्ट्र भी होना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। लेकिन कई आदमी को भी आप लोग कभी कभी न्यूज पे सुनते होंगे कि पेट्रोल 100 रुपया से 500 रुपया भी लीटर हो जाएगा, लेकिन विश्व रहना चाहिए, हम पाकिस्तान को जीत जाएंगे, ये रहना चाहिए। ये सब फांसीवादी विचारधारा है। तो देखो, इसी विचारधारा कुछ भी हो सकती है। आप अपनी विचारधारा फॉलो कीजिए, दूसरे को अपनी विचारधारा फॉलो कीजिए, लेकिन अपनी विचारधारा थोपिए नहीं। अगर आपको तर्क वितर्क करना है तो कीजिए, लेकिन ना भारत में क्या होने लगा, अपनी विचारधारा थोपने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? फांसीवाद समझ में आ गया? फांसीवाद क्या है? कट्टर है, उग्र राष्ट्रवाद है, और कह रहा है कि बहुत सारे लोग शासन में आ जाएंगे ना, तो शासन चलाने में दिक्कत होगा, इसलिए केंद्रीकृत शासन होना चाहिए, केंद्रीकृत शासन होना चाहिए। यहां पर एक तरह का डिक्टेटरशिप होना चाहिए। उसने कहा कि लोकतंत्र के विपरीत होता है ये फांसीवाद। फांसीवाद की एक और खराबी होती है, फांसीवाद ऊंचे जाति में विश्वास रखता है। फांसीवादी विचारधारा के अंतर्गत थोड़ा सा जातिवाद भी आ जाती है, श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ ब्लड लाइन, ये सब चीजें हो जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फांसीवाद में किसी को दिक्कत? आप लोग अपने अपने एरिया में, रिश्तेदार में बताइए, इस फांसीवादी विचारधारा का कौन है? आपके चाचा हैं, भैया हैं, पड़ोसी है, फूफा, नाना, नानी, मौसा, मौसी, चाची, चाचा, या फिर आपकी पत्नी फांसीवादी विचारधारा की कौन है? रिधिमा, फूफा हमारे हैं, पड़ोसी, वाइफ, अरे मेरी वाइफ फांसीवादी है, बाप रे बाप। सर नीट ड्रॉपर बैच में एडमिशन होगा, जगह नहीं है ऑफलाइन। नीट ड्रॉपर बैच में ऑफलाइन जगह नहीं है। चलिए, कई बार हम लोग के ऊपर फांसीवाद शब्द का प्रयोग होता है। जो वर्तमान सरकार है, जैसे मोदी जी के ऊपर देखेंगे ना, आरोप लगाएगा विपक्ष की ये फांसीवादी विचारधारा को थोप रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, पीओके की पानी बंद कर दिए हैं, हमें पाकिस्तान का जीना हराम कर दिए हैं, तालिबान घुटने पर ला दिए हैं, तो चीन मोए मोए कर रहा है। तो उग्र राष्ट्रवाद वाली जो चीजें होती है, ये फांसीवाद की होती है यहाँ पे। तो कई बार विपक्ष जो होता है सरकार पर कई तरह के आरोप लगाता है। हालांकि इस बार इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे मुद्दे जो स्टूडेंट के मतलब थे, जो ये सब मुद्दे, रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, ये इलेक्शन पे फांसीवाद से ज्यादा मायने रख दिया यहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। देखो ही कौन कर रहा है विद्यार्थी, ऊपर करो तो, ऊपर करो, कौन है ये? क्या कह रहा है बाबू? और ऊपर, और
अरे हिमांशु कुमार को ब्लॉक मारो तो, इसको एक बार ब्लॉक मारो तो, मेरा भी करवा दीजिए सर। ये हो कौन हिमांशु, इसका ना वो एक काम करो, इसको उसका वो यूजर ले लो, यूजर आईडी लो, इसका इस किस नंबर से रजिस्टर्ड है, इसका नंबर रजिस्टर्ड निकालो, और उस नंबर, इसके आधार कार्ड से और कौन कौन सा चीज़ डिटेल है, और एक तो ऑफिशियल लेटर इसके घर भेजो, इसके मम्मी पापा को घर है कि ब्याह कराइए इसका, निकालो वो फोटो ले लो, इसका पूरा डिटेल निकल जाएगा। हिमांशु कुमार, इनका ये कोड है 3777478, हो गया ना, कोड निकल गया, कोड से इनका आईपी एड्रेस निकलेगा यहाँ पे। अब घर वाले आपका ब्याह कराएंगे, घर भेज दो इनको, ठीक है, इनका तो निकल जाएगा नंबर, नंबर से आधार कार्ड निकल जाएगा, आधार कार्ड से एक ऑफिशियल लेटर भेज देंगे, वो थाना में कौन विद्यार्थी का ड्यूटी है वहां से निकाल लेंगे, इनका ब्याह होगा अब इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को भी फांसीवादी विचारधारा समझने में प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी भी व्यक्ति को फांसीवादी विचारधारा समझने में दिक्कत है तो बोलिए। फांसीवादी एक विचारधारा है, जैसे लोकतंत्र एक सिस्टम है, एक विचारधारा है, राजतंत्र एक सिस्टम, एक विचारधारा है, वैसे फांसीवाद एक सिस्टम है जो लोकतंत्र पे ज्यादा विश्वास नहीं करता है, एक सत्ता की बात करता है, एक राजा होना चाहिए देश में, एक, बाकी को जाए तो बाहर कर दो। समझ में आ गया, फांसीवादी होता है, समझ में आ गया। तो फांसीवाद समझ में आ गया। फांसीवादी जो थे वो इटली में मिलान शहर से प्रारंभ हुआ था, फांसीवादी विचारधारा इटली के मिलान शहर से प्रारंभ हुआ, और इटली के मिलान शहर से जो फांसीवाद चालू हुआ था वो बेनिटो मुसेलिनी ने प्रारंभ किया था। एलेक्सोंडर मुसेलिनी उसके बाबूजी का नाम था, ऐसे आप बेनिटो मुसेलिनी बस मुसेलिनी का याद रखिएगा। मुसेलिनी ने एक काली कमीज वाली सेना का गठन किया था। मुसेलिनी के मानने वाले काली कमीज वाली सेना को सेना पहनते, वो ड्रेस पहनते थे सब यहाँ पे, और ये इटली के मिलान शहर से प्रारंभ हुआ था। देखिए मुसेलिनी को क्या कहा के बुलाता था, ड्यूस का के बुलाया करते थे यहाँ पर। मुसेलिनी अपने सेना के अधिकारी को क्या कहता था, डियाज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुसेलिनी ने जो एक स्वयं सेवक संगठन बनाया था, अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी मुसेलिनी, तो मुसेलिनी ने जो प्राइवेट आर्मी बनाई थी वो कैसी कमीज पहनती थी, काली कमीज पहनती थी, काली कमीज पहनती थी। यहाँ पे मुसेलिनी को क्या कहा जाता था, ड्यूस कहा जाता था, और मुसेलिनी अपने अधिकारियों को क्या कहकर बुलाता था, डियाज। अपने अधिकारियों को डियाज, और अधिकारी से क्या कहते थे, ड्यूस, और कर्मचारी कैसे कपड़े पहनते थे, काली कमीज पहनते थे, तो ड्यूस। और मुसेलिनी क्या हो गया, ड्यूस, और उसके अधिकारी क्या कहलाते थे, डियाज। क्या कहलाते थे, डियाज। और इसके जो सब सेवक सिपाही लोग सब थे, लोग किस कलर के कपड़े पहनते, काली कमीज पहनते थे। ये कहां से शुरू हुआ था, तो इटली के मिलान शहर से प्रारंभ हुआ। इटली के मिलान शहर से प्रारंभ होता है। बेनिटो मुसेलिनी अपनी इस काली कमीज वाली सेना को, जैसे कभी देखे ना लाल घाटी सेना, ब्लू आर्मी, रेड आर्मी, ये सब काली कमीज वाली ब्लैक टी शर्ट आर्मी को लेकर जब आगे बढ़ा, तो ब्लैक टी शर्ट आर्मी को लेकर जैसे बेनिटो मुसेलिनी रोम की ओर बढ़ा, तो रोम के शासक ने सत्ता सौंप दी बेनिटो मुसेलिनी की, और बेनिटो मुसेलिनी इटली का प्रधानमंत्री बन जाता है। जैसे बेनिटो मुसेलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनता है, वो धीरे धीरे अपने पदों पे, उच्च पदों पे धीरे धीरे फांसीवादी विचारधारा के लोगों को रखने लगता है, और जब फांसीवादी विचारधारा को रखते रहता है, धीरे धीरे ब्लैक आर्मी भरने लगती है, और बेनिटो मुसेलिनी को क्या कहा जाता है, ड्यूस। बेनिटो मुसेलिनी को ड्यूस, और ये अपने अधिकारियों को क्या कहता है, डियाज। सैनिकों को ब्लैक आर्मी कहता है, यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट आर्मी के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे पूरी सत्ता पर कुछ ही सालों में बेनिटो मुसेलिनी ने पूरी फांसीवादी विचारधारा में इटली में भर दिया, और इटली के लोगों को कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता है अपने देश की दुर्दशा को देखने के लिए, तुम बेनिटो मुसेलिनी को मत देखो, तुम शासन व्यवस्था को मत देखो, तुम देश को देखो। यदि बेनिटो मुसेलिनी और फांसीवाद के साथ हो तो ही इटली बचेगा। अगर इटली को बचाना है तो तुम सब लोगों को बेनिटो मुसेलिनी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, हमें अपना खोया स्वाभिमान वापस लाना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैं बेनिटो मुसेलिनी यदि युद्ध भूमि से भागूं तो सबसे पहले मुझे मार देना। और ये बेनिटो मुसेलिनी का कथन था कि अगर मैं युद्ध भूमि से भागूंगा तो मुझे गोली मार देना। बेनिटो मुसेलिनी का कहना था युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, राष्ट्र के लिए युद्ध लड़ना जरूरी है। वह व्यक्ति जो युद्ध नहीं लड़ा वो एक बांझ महिला के समान है। युद्ध पुरुषार्थ देता है और महान व्यक्ति हमेशा युद्ध में भाग लेते हैं। और यही कथन के साथ बेनिटो मुसेलिनी ने युद्ध में भाग ले लिया और युद्ध भाग लिया। इसके साथ फांसीवाद में एक और चीज होती है, वो धर्म को काफी लेके चलते हैं। उसने क्या किया, इटली में एक शहर, एक देश बना दिया जिसका नाम रख दिया उसने वेटिकन सिटी। इटली में एक देश बना दिया, उसका नाम रख दिया वेटिकन सिटी, और कहा कि यहाँ ईसाई जो धर्म के फादर रहेंगे, ईसाई धर्म के जो पोप रहेंगे, वही इसका शासन करेंगे, वही इस पे शासन करेंगे। जिस वजह से ईसाइयों का भी झुकाव किसके प्रति हो गया, बेनिटो मुसेलिनी के तरफ हो गया। तो बेनिटो मुसेलिनी ने रोम देश में, बेनिटो मुसेलिनी ने इटली में ही एक देश काट दिया। बेनिटो मुसेलिनी ने इटली से ही एक छोटा सा एरिया काट के उसे अलग देश घोषित कर दिया और कहा यहाँ ईसाइयों के पोप राजा शासन करेंगे। इस प्रकार ईसाई धर्म का भी बढ़ चढ़ के प्रभाव मिला बेनिटो मुसेलिनी को, और इसने युद्ध में भाग ले दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध इतना लंबा चला कि युद्ध में 5 साल तक युद्धग्रस्त होने के बाद इटली की जनता त्रस्त हो गई, महंगाई चरम सीमा पे हो गई, बेरोजगारी हो गई, लोगों को खाने को नहीं था, दफ्तर जाने के लिए कोई नौकरी नहीं थी, लोग आपस में लड़ रहे थे। ये सब के वजह से लोग डूब गए इस फांसीवाद से, और बेनिटो मुसेलिनी के पीछे लोग पड़ गए। और बेनिटो मुसेलिनी जब भाग रहा था इटली छोड़कर, तो बेनिटो मुसेलिनी को पकड़ लिया गया। वो जर्मन सेना के आड़ में ड्रेस पहन के, ड्रेस चेंज करके भागने की कोशिश कर रहा था, इसी में लेके भाग गए थे वहां पर। समझा गया किसान?
बेनिटो मुसोलिनी को भाग भाग रहा था, उसे पकड़ा गया और वो स्विट्जरलैंड के रास्ते भागना चाह रहा था। तो बेनिटो मुसोलिनी को वहां पे पकड़ लिया गया और बेनिटो मुसोलिनी से कहा गया कि बोल, तुम ही ने बोला था कि युद्ध छोड़ के भागूंगा तो मुझे गोली मार देना। कहता हाँ बोले थे, कहा कि बोल एक बार और बोल। तो बेनिटो मुसोलिनी को गोली मार दिया गया। बेनिटो मुसोलिनी को गोली मारकर मिलान लाया गया और चौराहे पे उसको लटका कर फिर मारा गया। एक महिला आई, एक महिला अपने चप्पल से बेनिटो मुसोलिनी को मारी, एक बाकी लोग उसके मुंह पे पेशाब कर दिए थे। एक महिला आई, वो उसके बेनिटो मुसोलिनी के मरे हुए शरीर में 5 गोलियां मारी, उसके सर में 5 गोली मारी। उसने कहा कि आज मुझे 5 बच्चों का जवाब मिल गया यहाँ पर। और इस प्रकार बेनिटो मुसोलिनी का अंत हो गया। उसे घसीटते हुए लाया गया बेनिटो मुसोलिनी को, उसके शरीर को नंगा कर दिया गया। उसकी प्रेमिका उसके साथ थी, अभी मेरे दिमाग में उसकी प्रेमिका का नाम याद नहीं आ रहा है, तो प्रेमिका उसके साथ थी। उसकी प्रेमिका के शरीर को नंगा करके मारा था सब, गोली मार दिया था सब, फिर उसके पुरुष और महिला दोनों के नंगा करके मारा था सब वहां पे। बाद में उसको तिरपाल उरपाल से ढक दिया गया वहां पे, फिर उसको दफना अपना दिया गया। इस प्रकार इटली से बेनिटो मुसोलिनी के अंत होता है और साथ में फांसीवाद का भी अंत होता है। इसलिए उग्र राष्ट्रवाद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप देखिएगा किसी भी देश में आप कितना दिन राष्ट्रवाद के नाम पे उलझाएंगे। यहाँ पे देश, व्यक्ति खुश है तो राष्ट्र खुश है, व्यक्ति ताकतवर है राष्ट्र ताकतवर है। इजराइल का हर व्यक्ति खुश है, इजराइल का हर व्यक्ति संपन्न है, इजराइल का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर है, इजराइल का हर व्यक्ति रोजगार संपन्न है। इजराइल तब संपन्न है, इजराइल अगर वहां के लोग ताकतवर, लोग स्वस्थ, लोग पढ़े लिखे तो जाके देश ताकतवर, देश पढ़ा लिखा होगा। आप ऐसा कैसे कल्पना कर सकते हैं कि देश पढ़ा लिखा हो, देश आगे बढ़ जाए और जनता मतलब भटकते रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है भारत की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगेगी, भारत विश्व गुरु हो जाएगा? जिस दिन हम और आप इतने संपन्न हो जाए कि स्वेच्छा से हम सब्सिडी छोड़ सके, स्वेच्छा से कहा जाए कि अब इस अनाज की जरूरत नहीं है, देश ने हमारे लिए बहुत किया, स्वेच्छा से हम कह सके कि नहीं अब हम देश को डोनेट कर सकते हैं, तो जाके कोई भी चीज सुधरेगी। तो बेनिटो मुसोलिनी का करने पहले देश सुधारो, जनता बाद में सुधरेगी। समझा लेकिन नहीं क्या किसी को दिक्कत? सर बहुत स्पीड बोल दिया, स्पीड। सर पत्नी का नाम क्या था उसका पता नहीं, लेकिन बहुत बुरा मारा था सब। किसी को भी कोई मर गया है उसको तो गोली पहले ही मार दिया गया था। जब जर्मन सेना के बीच में से भाग रहा था तो बेनिटो मुसोलिनी को गोली मार दिया गया और उसकी प्रेमिका को भी गोली मार दिया गया और दोनों को गोली मारा गया। मिलान शहर के चौराहे पे लाया गया जहां से फांसीवाद की शुरुआत हुई थी, वहां दोनों को नंगा करके मारा गया। ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये बहुत गलत हो रहा था। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बेनिटो मुसोलिनी के मरने के बाद उसके सर में 5 गोलियां मारी गई थी। बंदूक के बट यानी जो उसका ब्लेड था उससे मार के उसका माथा फोड़ दिया गया था, थर-थर से मारे थे। उसके बाद मिलान शहर के लोग आके शरीर से पेशाब किए थे। ये सब देखकर हिटलर डर गया था। हिटलर कहा था हम जिंदा ना पकड़े तो काम मेरी तू पत्नी इवा तो भी मरना, हम भी मरेंगे। हिटलर डर गया और हिटलर ने कहा जब हम सुसाइड करेंगे तो गोली मारेंगे तो पहले उनको मारेंगे, ढाई देते थे तो उनको करके मारेगा, उसको सब पानी मारेंगे और सब लोग तेरे शरीर से जला देना, कुछ बच के नहीं करे। ईसाई धर्म से जलाया नहीं जाता है, लेकिन बेचारा डर गया था, अब काफी सब जला देना, कुछ बच के नहीं करेगा तो बोला मारेगा सब। यहाँ पे भगवान बोला मारेगा। हिटलर डर गया, हिटलर क्या हो गया, डर गया। इसलिए हिटलर अपने साथ सुसाइड कर गया, कब्र में घुस गया, अपने सुसाइड करके अपने कब्र में घुस गया। उन्हें कब्र में से निकाल के भाग दिया। निकल कब्र में घुसेगा, निकल। खत्म, फांसीवाद खत्म, फांसीवाद खत्म, फांसीवाद खत्म। किसी का दिक्कत? मुझे केजीएस में टीचर बनना है, बहुत टफ है केजीएस में टीचर बनना। किसी को दिक्कत हो गया? हिटलर डर गया बेटा, अभी हिटलर का नाम याद आया, फांसीवाद आ गया, हिटलर का नाजीवाद आएगा। तो समझ में आ गया? नाजीवाद कब होगा? नाजीवाद भी जरूर होगा। इसको समझते चले चलिए आज 11 तारीख हो गया, आज 5 तारीख हो गया, नाजीवाद भी चालू होगा। अब हम फांसीवाद रहने देते हैं क्योंकि क्लास खुलेगा 10 को, 10 को हम 20 खत्म करेंगे। अब हम कल पढ़ाएंगे नाजीवाद, कल पढ़ाएंगे 6 को नाजीवाद, 7 को पढ़ा देंगे द्वितीय विश्व युद्ध। आप जैसे क्लास खुलेगा उस दिन पढ़ाएंगे, क्लास हिस्ट्री खत्म कर देंगे। ठीक है खत्म ही हो गया, बचा नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध बचा हुआ। नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध बचा हुआ, बचा ही नहीं। आराम पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट
हमने छुट्टी जाने का आदेश दिया बाबू, हम यहाँ लोग अभी ना क्लास बंद है, तो हम सोचते हैं कि जिस क्लास खुले उससे हिस्ट्री का कम से कम आखिरी टॉपिक रहे, ठीक लगेगा, इसलिए अब थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं। सर आप हाँ हाँ आइए कल बुलाएंगे, खाना खाते अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खैर, सत श्री अकाल, जय जय भीम, जोहार। आपकी दीदी जी, हाँ हाँ दीदी जी, राधे 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 राधे, वालेकुम अस्सलाम। सब एकदम बाबू, आप जैसे हैं हम वैसे ही हैं। सेना में हम लोग जब आर्मी में उसमें एनसीसी में कैंप कर रहे थे, तो हम लोग कर्नल साहब थे, कर्नल सिंह राठौर, अभी तो रिटायर हो गए, हम लोग के समय वही थे 50 बटालियन के, तो 50 बटालियन में हम थे, तो कर्नल सिंह राठौर थे वो। तो कहते कि एक कमांडर का डिवीजन वही होना चाहिए जिसको वो कमांड कर रहा है। अगर आपके जो कमांडर हैं, अगर वो सिख हैं, अगर आपके सैनिक सिख, यू आर सिख, और क्रिश्चियन है, यू आर आल्सो क्रिश्चियन, समझा गया, जैसे जैसे आप हैं। लेकिन संविधान में हमें क्या दिया है? संविधान में हमें एक भारतीय नागरिक दिया है। संविधान के हिसाब से हम और आप एक भारतीय है, ऑल आर इंडियंस। इंडियन कहते हैं ऐसा चीज लगता है ना, सारी बंदिशें तोड़ के एक दूसरे के हम हो गए। पाकिस्तानी कह रहे हैं ऐसा लगता है कि सारी बंदिशें तोड़ दिया हमने, कुछ ही नहीं बचा हमारे और आपके बीच, हम सब एक है। और जब हम लोग जब कभी जाति देखते हैं, उसमें ऊंची जाति एक बाधा आता है, धर्म देखते हैं कल्चर बाधा आता है, युग हर बाधा आता है। लेकिन जब हम बोलते हैं जय हिंद, ऐसा लगता है बीच में पीठ भी नहीं, ऐसा लगता है डायरेक्ट दिल जुड़ गया यहाँ पे, हम सब एक है यहाँ पर। 26 जनवरी 15 अगस्त ये ऐसा लगता है कि आदमी को उठा कर पका देगा आदमी यहाँ पर। वही जय हिंद का एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो आज हम दोनों से मुस्लिम रहने देते हैं, और कल हम आप लोगों को बताएंगे जर्मनी का नाजीबाद, जर्मनी का नाजीबाद होगा, फिर द्वितीय विश्व युद्ध चालू कर देंगे। हम कहना क्या, आप देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी इधर इधर रहती है, ये भारत के बिहार, एक बार देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा हुआ था, तो उस समय भी यहाँ पे बिहार कौन सा है, इतना ज्यादा मतलब राजनीतिक में बिहार सक्रिय है, अभी भी दुनिया की हर जगह हमारे नीतीश कुमार में पड़ी हुई है। तो यही मौका है नीतीश कुमार को बिहार को विशेष प्राथमिकता दिला दे, बाढ़ कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चालू करा दे, और बिहार में कुछ फैक्ट्री और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दे। यूनिवर्सिटी की बहुत अनुदशा है, पटना यूनिवर्सिटी लायक नहीं बचा, कॉलेज बच चुका है, साइंस कॉलेज पटना कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी है कहाँ पटना यूनिवर्सिटी, बच्चे खा रहे हैं, हमारे देश के लिए राजनीति बात है। चलिए आगे क्लास कल देखेंगे, ठीक है।